हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बताने वाला हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किन मॉलिक्यूल्स के अंदर हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, सारी चीजों की आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो, एटम जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। यानी कि जैसे मेरे पास कार्बन का एक एटम है, सिर्फ एटम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? 1s ऑर्बिटल में, 2s ऑर्बिटल में और 2p ऑर्बिटल में, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे। लेकिन यही कार्बन जब 4 हाइड्रोजन के साथ मिलता है और मीथेन बनाता है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं होते हैं, वो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। यानी कि वो परमाणु कक्षकों में न रह करके आणविक कक्षकों में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को आज इन्हीं आणविक कक्षकों या संकृत कक्षकों के निर्माण को समझना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह से संकृत कक्षक या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कार्बन कोई इंसान है, इसको हम थोड़ी देर के लिए एक इंसान मानते हैं। इसके 4 बेटे हैं, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब कार्बन की वेल्थ क्या है? कार्बन की प्रॉपर्टी अगर आप बात करो, कार्बन का सारा जो पैसा वगैरह है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, अगर कार्बन के सबसे बाहरी कोश की अगर अपन बात करें, अंदर वाले कक्षकों को नहीं देखना है। हाइब्रिडाइजेशन में पहला पॉइंट अगर आपको कुछ याद रखना है तो वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज आउटर शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। बाहरी कोश के जो कक्षक होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? संकरण में कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? कक्षक, ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके बाहरी ऑर्बिटल की अगर अपन बात करें तो यहां पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन एक इंसान है माना हम लोगों ने ऐसा, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? वेल्थ है। और उसके 4 बेटे हैं जिनके बीच में उसको उस वेल्थ को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप देखो, यहां तो एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी मतलब 2s की एनर्जी 2p की एनर्जी से कम होगी। तो यहां एनर्जी कम है और यहां एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, कम एनर्जी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और ज्यादा एनर्जी में कम इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे अगर अपन देखें तो क्या इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा अपनी वेल्थ को, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को? क्या ये 4 हाइड्रोजन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता। यहां पे कम एनर्जी है, यहां पे एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है? अपने ऑर्बिटल को मिक्स करता है, इंटरमिक्स करता है। 2s वाला जो ऑर्बिटल है ना, इसके अंदर 2p वाले ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, मिक्सिंग करेगा। तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? ये रिडिस्ट्रीब्यूट। पॉइंट्स लिखता हूं मैं, देखो यहां पे ऑर्बिटल्स की क्या होगी? पहले तो ऑर्बिटल्स यहां पे क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होंगे, जब ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो यहां पे एनर्जी जो है उसका क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, एनर्जी यहां पे क्या होगी? रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जब एनर्जी यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट होगी तो देखो, इसकी एनर्जी कम है 2s की और 2p की एनर्जी ज्यादा है। तो जैसे 2s की एनर्जी यहां पे है और 2p की एनर्जी इस जगह पे, ऐसा मानो, तो 2s की एनर्जी तो बढ़ जाएगी और 2p की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और सब दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे बराबर। 2s और 2p क्या करेंगे? बराबर एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। सबसे पहले जब एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? इसमें। जब जंप करके इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो अब देखो, अब ये कुछ इस तरह से फील्ड हो गए, ये ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से यहाँ पे फील्ड है। अब इनकी एनर्जी क्या होती है? रिडिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इक्वल होती है। और जब इनकी एनर्जी इक्वल होती है तो ये चारों नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जीज क्या होती है? सेम होती है।
1 2 3 4, चारों में क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो इसने चार सेम प्रॉपर्टी या सेम वेल्थ के क्या बना लिए, ऑर्बिटल बना लिए। अब ये इनको इक्वली अपने चार बेटों में यानी कि चार हाइड्रोजन में क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहां पे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो अब हम लोग यहां पे स्टार्टिंग करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किन एग्जांपल्स में या किन मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, ये चीज अब हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नाम को पढ़ो ध्यान से, sp3 यानी कि एक s आने वाला है और तीन p आने वाले हैं, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। when 1s orbital 1s orbital and 3p orbitals 3p orbitals intermix and form। अच्छा देखो यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं ना उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक s और तीन p इंटरमिक्स हुए हैं तो नए ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, चार ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, एंड फॉर्म फोर न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ फोर न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। देखो एनर्जी तो सेम कर ली उन्होंने, मैंने क्या बोला कि भाई एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज्यादा है, तो ये एस तो बढ़ाएगा अपनी एनर्जी को और पी कम कर लेगा, यानी कि एनर्जीज क्या हो जाएगी, इक्वल। उसके बाद में देखो एस तो स्फीयर जैसा होता है ना, गोलाकार कक्षक होता है, पी कक्षक कैसा होता है, डंबल आकार का। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, अलग है ना। पहले एस था तो वो स्फीरिकल शेप का था और पी डंबल शेप का था। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, अपनी शेप को भी क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, सेम शेप के ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर नोन एज sp3 ऑर्बिटल्स। sp3 ऑर्बिटल्स, और इसी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो एक तो आएगा s प्लस एक हम लोगों ने ले लिया ये मान लो पी वाई, एक हम लोगों ने ले लिया पी जेड और एक हम लोगों ने ले लिया पी एक्स। ठीक है, एक एस के साथ तीन पी ऑर्बिटल्स क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। तो ये क्या बनाएंगे, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे सेम शेप के। देखो शेप ना तो स्फीरिकल रहेगी ना डंबलाकार रहेगी, शेप अलग ही टाइप की बनेगी। एक तो sp3 ऑर्बिटल इधर बन गया, थोड़ी सी मोटी लोब बनानी है इसमें, एक sp3 ऑर्बिटल इधर बन गया, एक sp3 ऑर्बिटल इधर बन गया और एक sp3 ऑर्बिटल यहां बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहां पे क्या होते हैं, चार ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक शेप में। इस शेप का नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप। इस शेप को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। कौन सी बनेगी, यहां पे देखो इस तरह से, यहां पे एक ऑर्बिटल ऊपर है, एक ऑर्बिटल इधर है, एक ऑर्बिटल यहां और एक ऑर्बिटल यहां पे। ठीक है, इस तरह से यहां पे अलग अलग एटम्स कनेक्टेड रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ये जो शेप होती है ना इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। और टेट्राहेड्रल शेप की अगर बात करें तो इसमें बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है। बॉन्ड एंगल जो होता है ना इसके अंदर, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल होता है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब चारों बॉन्ड पेयर्स होंगे ना तो ये वाला आपको बॉन्ड एंगल मिलेगा। लेकिन अगर एक आध भी लोन पेयर आ जाए तो फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है और उस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा मीथेन में। लेकिन अगर अमोनिया की बात करें तो वहां पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आ जाता है
तो बॉन्ड एंगल वहां पे 2.5 डिग्री डिक्रीज हो जाता है और 107 डिग्री यानी कि 107 डिग्री रह जाता है। वहीं अगर अपन H2O मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वहां पे और भी ज्यादा रिपल्शन होता है और वहां पे बॉन्ड एंगल सिर्फ 104 डिग्री और 30 मिनट यानी कि 104.5 डिग्री रह जाता है। अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहां कहां पाया जाता है। देखो, मीथेन मीथेन के अलावा जितने भी एल्केन्स होंगे ना, एल्केन, सारे एल्केन के अंदर जो कार्बन एटम होता है ना वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है सारे एल्केन्स में जो कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो अमोनिया होता है उसमें नाइट्रोजन पे कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। उसके अलावा H2O में ऑक्सीजन के ऊपर। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज सेंट्रल एटम का होता है। जो केंद्रीय परमाणु होता है ना उस पे हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें अपन CH4 की, तो CH4 के सेंटर में कौन है? कार्बन है, ऑब्वियस सी बात है। कार्बन का आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2s के अंदर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2p के अंदर भी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस स्टेट को क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है तलस्थ अवस्था। तलस्थ अवस्था हिंदी के लिए भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा सारी चीजें। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जब कार्बन अकेला है तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन उसके पास जब 4 हाइड्रोजन आएंगे ना बॉन्डिंग करने के लिए तो वो अकेला नहीं है, 4 हाइड्रोजन आ चुके हैं। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया, ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि चारों हाइड्रोजन सेम है ना, तो चारों हाइड्रोजन को सेम टाइप के बॉन्ड्स भी चाहिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा? इस 2p के अंदर। तो यहाँ पे नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का आएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो s के अंदर रह गया और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसके अंदर चले गए? p के अंदर चले गए। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इनको इंटरमिक्स कर देगा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में। तो इंटरमिक्सिंग के बाद में ये नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। यहाँ पे 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए। देखो, 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, इन चारों ऑर्बिटल्स में हाइड्रोजन अपना 1s1, हाइड्रोजन में क्या होता है? 1s1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन। तो वो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इन चारों ऑर्बिटल्स के अंदर डाल देगा। तो 4 हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे CH4 का मॉलिक्यूल किस टाइप का बनेगा? देखो मैं बताता हूं। कार्बन है, कार्बन ने मिक्सिंग करके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाए। ठीक है, ये चारों ऑर्बिटल्स कौन से? sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, चारों ऑर्बिटल्स के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये चारों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे। इधर भी हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो गई, इधर भी हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो गई और लास्ट में इधर भी हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो गई। इस टाइप से यहाँ पे CH4 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाता है। देखो, ये यहाँ पे CH4 का टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बन गया, जिसमें अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, ये जो बॉन्ड एंगल होगा, दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर आपसे कोई इसकी शेप पूछ ले तो शेप आप कैसी बताओगे? इसकी ज्यामिति कैसी बताओगे आप? टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है इसकी? टेट्राहेड्रल। और हिंदी में अगर बोले तो चतुष्फलकीय। ठीक है, एग्जाम में अगर आपके ये क्वेश्चन आता है तो आपको बढ़िया से इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है कि कार्बन जो होता है ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2 स्टेट में पाया जाता है ना, इस कंडीशन में पाया जाता है। उसके बाद में जब इसके पास 4 हाइड्रोजन आते हैं बॉन्डिंग करने के लिए तो ये ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है? इसको बोलेंगे हम लोग एक्साइटेड स्टेट। यहां लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था। ये किस में चला जाता है? उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड अवस्था में कहां चला गया? 2p के अंदर। फिर ये एनर्जी को क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। अपनी एनर्जीज जो होती है ना ऑर्बिटल्स की, उनका पुनर्वितरण करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है और नए ऑर्बिटल्स बनाता है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। फाइनली ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इसके पास आए ना, चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है।
वो 4 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स के अंदर डाल देते हैं, जिससे इस तरह की ज्योमेट्री बन जाती है, ठीक है, जिसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है और शेप इसकी कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अमोनिया की। देखो अमोनिया के सेंट्रल में कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो ये क्या होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है, यानी कि इसके 2s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इसके 2p में क्या है, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहां पे क्या होने वाला है, देखो ये तो कौन से स्टेट में है, अभी ग्राउंड स्टेट में, अभी कौन से स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में। जब ग्राउंड स्टेट यानी कि तलस्थ अवस्था से ये कौन से स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। कब, जब इसके पास क्या आएंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आएंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से कहां भेज देगा, 2p में भेज देगा, यानी कि 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग करेंगे ऑर्बिटल्स की। जब इंटरमिक्सिंग होगी तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। इन 4 ऑर्बिटल्स में से ध्यान रखना है, एक ऑर्बिटल में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, बाकी ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्योंकि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरना है, उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है तो आपको वापस से पैरिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो हुंड्स मैक्सिमम रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी भी हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो कर लिया। ये कौन सी स्टेट थी इसकी, ये थी इसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देखो एक ऑर्बिटल के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन आके कनेक्ट होंगे इस तरह से, और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर डाल देंगे। 8 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो गए। तो नाइट्रोजन की यहाँ पे शेप किस टाइप की बन जाएगी, देखो नाइट्रोजन में यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स बने नए, 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल के पास तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, बाकी ऑर्बिटल्स के पास क्या थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो बाकी ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। कुछ इस तरह से यहाँ पे बाकियों की बॉन्डिंग हो गई। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसके ऊपर एक तो क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, बाकी 3 क्या है, इसके पास बॉन्ड पेयर है। अच्छा, एक लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पे रिपल्शन करता है, रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये कितना रह जाता है, 107 डिग्री। और एक बात और इंपॉर्टेंट यहां से क्या समझनी है, कभी भी लोन पेयर ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ज्योमेट्री रहेगी सिर्फ नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन की वजह से, यानी कि बॉन्ड पेयर्स की वजह से। तो इसकी ज्योमेट्री अगर यूं देखोगे आप तो आपको टेट्राहेड्रल नजर आ रही होगी, लेकिन आप अगर इसको छुपा दोगे ना तो बाकी चीज आपको कैसी नजर आने वाली है, पिरामिडल शेप। कौन सी, पिरामिडल, पिरामिडल शेप, यानी कि इसकी ज्यामिति की अगर बात करें तो कैसी होती है, पिरामिडीय, पिरामिडीय इसकी ज्यामिति होती है। और 107 डिग्री बॉन्ड एंगल क्यों आता है, इसका रीजन मैंने आपको बताया कि लोन पेयर जो होता है ना, लोन पेयर ये रिपल्शन करता है बॉन्ड पेयर्स के साथ, तो इस वजह से बॉन्ड एंगल जो होता है ना, रिपल्शन की वजह से डिक्रीज हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट से कितना रह जाता है, 107 डिग्री रह जाता है। H2O का देखो, H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p4 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p में अगर बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ क्या होने वाला है, देखो ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट, कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का है। अब जब ये एक्साइटेड होगा ना, जब इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे बॉन्डिंग के लिए, तो ये एक्साइटेड हो जाएगा। ये एक्साइटेड होगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, पी में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये अपने इन 4 ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा। ये चारों ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। एक्साइटेड स्टेट में ये चला गया, एक्साइटेड स्टेट। अब यहां पे क्या होगा, देखो ये अपने 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, तो मिक्सिंग करेगा, तो मिक्सिंग के बाद में यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, 2 2 4 और 2 6। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डाल देते हैं,
अब हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग पेयरिंग वापस से शुरू से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स के पास तो पहले से दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, और दो यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स, यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास में दो हाइड्रोजन आके अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, दे देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाती है, बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा होने वाला है, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल में है, इसके ऊपर दो तो क्या आने वाले हैं, लोन पेयर्स आने वाले हैं, कुछ इस तरह से दो तो लोन पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो दो क्या आने वाले हैं, यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इसी वजह से H2O की जो शेप होती है ना, वो कौन सी हो जाती है, वी शेप। वी शेप भी बोल सकते हो आप इसको, या इसको आप बेंट भी बोल सकते हो। बेंट, बेंट को हिंदी में बोला जाता है इसको बंकित, क्या बोला जाता है इसे, बंकित, यानी कि टेढ़ा, ठीक है। वी शेप भी बोल सकते हैं इसको, या फिर बेंट भी बोल सकते हैं। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 104 डिग्री 104.5 डिग्री, पूरा लिख देता हूं मैं, 104.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दो दो लोन पेयर्स के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से डिक्रीज होके 104.5 डिग्री रह गया।